एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि बचत फलन क्या होता है। बचत फलन को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि बचत यानी कि सेविंग किसे कहते हैं। तो देखिए, जो हमारी इनकम होती है, क्या हम सारी इनकम को खर्च कर देते हैं? क्या नहीं करते हैं। कुछ राशि हम अपनी इनकम से बचा के रखते हैं, उसे ही हम कहते हैं सेविंग। यानी हम अपनी वांट्स व नीड्स को पूरा करने के लिए, यानी अपनी संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए वस्तु व सेवाओं का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं उपभोग। तो अपनी इनकम का कुछ भाग हम उपभोग व्यय के रूप में खर्च कर देते हैं। तो शेष जो भी राशि बचती है, शेष रहती है, उसे ही हम कहते हैं बचत। यानी हमारी जो बचत है उसका संबंध किससे है? इनकम से। तो अब देखते हैं कि बचत फलन क्या होता है। तो बचत फलन प्रयोज्य आय का वह भाग, प्रयोज्य आय यानी कि जो आय खर्च करने योग्य होती है, यानी अपनी इनकम, वह इनकम जो हम खर्च कर सकते हैं उसे हम कहते हैं प्रयोज्य आय। तो अपनी प्रयोज्य आय का वह भाग जो उपभोग करने के पश्चात शेष रहता है, बचत कहलाता है। यानी एक व्यक्ति की वह इनकम जो खर्च करने योग्य होती है, लेकिन वो संपूर्ण रूप से खर्च नहीं करता है, कुछ भाग वो बचा के रखता है, उस इनकम को ही हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। तो इस प्रकार हो जाता है बचत फलन की आय व बचत के मात्रात्मक संबंध को हम बचत फलन कहते हैं। क्योंकि बचत का संबंध किससे है? हमारी इनकम से है। इसलिए कहा जाता है कि जो आय है, जो बचत है, इसके बीच के संबंध को हम बचत फलन कहते हैं। अब बचत फलन क्या बताता है कि बचत आय पर निर्भर रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, वैसे वैसे बचत में भी वृद्धि होती है। ये सामान्य बात है। जैसे जैसे हमारी इनकम ग्रो करती है, हम उपभोग भी बढ़ाते हैं, साथ में हम सेविंग को भी बढ़ाने लग जाते हैं। इसके विपरीत जैसे हमारी इनकम कम होने लग जाती है, तो हमारी सेविंग भी क्या होने लग जाती है? कम। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी बचत होती है वो किसके ऊपर निर्भर रहती है? हमारी इनकम के ऊपर निर्भर रहती है। अतः कहा जा सकता है कि बचत व आय में धनात्मक संबंध होता है। बचत व आय में कौन सा संबंध होता है? धनात्मक। ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बचत व आय में संबंध होता है, तो उसे हम धनात्मक भी कह सकते हैं, सीधा संबंध भी कह सकते हैं। तो देखो, बचत फलन को एक समीकरण के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। एस यानी कि सेविंग यानी कि बचत, एफ फंक्शन, वाई यानी कि आय। इकोनॉमिक्स के अंदर इनकम को हम आय के रूप में शो नहीं करते हैं, क्योंकि आय फॉर इन्वेस्टमेंट निवेश होता है, इसलिए आय को यहाँ पे वाई के रूप में शो किया गया है कि जो हमारी सेविंग है वो हमारी इनकम के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब देखो कि बचत को फॉर्मूले के द्वारा कैसे ज्ञात किया जा सकता है। कई बार हमें इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो बचत का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, हमारी जो इनकम है वो किसके बराबर है? एक तो हमारे उपभोग, एक हमारे बचत के बराबर होती है। क्योंकि जितनी हमारी इनकम होती है उसमें से कुछ राशि हम क्या करेंगे? खर्च कर देते हैं, और कुछ राशि हम बचत के रूप में रखते हैं। तो इन दोनों का टोटल हमारा क्या कहलाता है? इनकम। जैसे कि आय बराबर क्या होती है? उपभोग व बचत। यदि हमें बचत ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अपने टोटल इनकम में से जो राशि हम खर्च कर देते हैं और जो राशि शेष बचती है वही हमारी क्या कहलाती है? बचत। तो हम कह सकते हैं बचत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस बराबर वाई माइनस सी। एस बराबर वाई माइनस सी, ये हमारा बचत ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाता है। अब देखो, इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक तालिका लेते हैं। तालिका के द्वारा हम इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, एक तरफ हमने ले रखा है आय, एक तरफ हमने ले रखा है उपभोग,
एक तरफ ले रखा हमने बचत। तो हमें पता है आय, जब आय शून्य होती है हम या व्यक्ति कुछ न कुछ उपभोग जरूर करता है। ये हमने उपभोग फलन के अंदर भी पढ़ा है अच्छे से इस तालिका को, कि व्यक्ति की आय शून्य रहने पर भी व्यक्ति कुछ न कुछ उपभोग करता है, उसे हम कहते हैं स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग यानी कि व्यक्ति की इनकम शून्य रहने पर भी व्यक्ति कुछ न कुछ उपभोग करेगा। अब ये उपभोग कहाँ से आएगा? या तो किसी से उधार लेकर उपभोग करेगा, या फिर जो हमारे पहले से सेविंग की हुई राशि है वहां से निकाल के वो क्या करेगा, कुछ न कुछ उपभोग जरूर करता है। फिर जैसे जैसे हमारी इनकम ग्रो करती जाती है, जैसे कि इनकम को 0 से 100 रुपये कर दिए, 100 से 200 कर दिए, 200 से 300 कर दिए, 300 से 400, 400 से 500, जैसे जैसे हमारी इनकम ग्रो करती है वैसे वैसे हमारा क्या होता है, उपभोग व्यय क्या होता है, ग्रो करता जाता है, उपभोग व्यय भी बढ़ता जाता है। स्वाभाविक है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम अपने खर्चों को बढ़ाते जाएंगे, लेकिन जिस अनुपात में हमारी इनकम ग्रो करती है उस अनुपात में कभी भी हम खर्च को नहीं बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हमारी 100 रुपये बढ़ी है इनकम, तो हम खर्च को कितना बढ़ाएंगे, ओनली फॉर 50 ही बढ़ाते हैं। यदि हमारी इनकम 100 से 200 हो जाती है, 100 रुपये हमने बढ़ा दिया इनकम, तो हमारे खर्च भी कितने बढ़ेंगे, ओनली फॉर 50 रुपये मान के चलते हैं। ये स्वाभाविक है, क्योंकि जितनी हमारी इनकम बढ़ती है उतना कभी उपभोग नहीं बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उपभोग बढ़ेगा और साथ में हमारी बचत भी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे यहाँ पर इनकम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, उपभोग बढ़ा रहे हैं। हमें ज्ञात करना है बचत। तो देखो आय में से यदि हम उपभोग घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा। इनकम 100 रुपये है, उपभोग हम क्या कर रहे हैं, 100 रुपये कर रहे हैं, तो हमारी बचत क्या जाएगी, माइनस में, जिसे हम अबचत भी कह सकते हैं। यदि इनकम 100 रुपये हो जाती है और हम उपभोग खर्च करें 150, तो 100 में से 150 घटाएंगे तो हमारे पास 50 रुपये कहाँ जाएंगे, अबचत में जाएंगे, यानी हमें बचत नहीं हो रही है, क्योंकि उपभोग ज्यादा हो रहा है और हमारी इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है। अब देखो इनकम 200 रुपये है और हमारा खर्च भी 200 रुपये है, बचत क्या बनाएगी हमारी, शून्य है। इनकम 300 हो जाती है और उपभोग हम 250 करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 50 रुपये बचत हो रही है, क्योंकि उपभोग की तुलना में इनकम क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। उसी प्रकार इनकम 400 रुपये है और उपभोग हम 300 रुपये कर रहे हैं, तो हमारी बचत कितनी हो जाएगी, 100 रुपये। इनकम 500 रुपये है, उपभोग हम 350 कर रहे हैं, तो हमारी बचत कितनी हो जाएगी, 150। तो बचत का फॉर्मूला क्या लगता है, y माइनस सी बराबर क्या आ जाएगा, सेविंग, यानी कि बचत आ जाएगा। तो ये जो टेबल हमने लिए काल्पनिक ली है, क्योंकि इनकम को बढ़ाएंगे तो उपभोग बढ़ता है, जिस अनुपात में हमारी इनकम ग्रो करती है उससे कम हमेशा उपभोग बढ़ता है। यदि आपको इसे अच्छे से और ज्यादा समझना है किस किस को, इनकम और उपभोग को, तो मैंने उपभोग फलन वाला एक वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां पे जाके आप इस टेबल को अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि इस लेसन के अंदर ये वाली टेबल कम से कम 7 या 8 बार बनेगी, तो इसको मैंने अच्छे से पहले से ही समझा रखा है। तो हमें तो ओनली फॉर बचत ज्ञात करनी है, अब इस पे फोकस करते हैं। तो इनकम में से उपभोग घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा। तो ये शो करता है कि जैसे जैसे इनकम ग्रो करती जाएगी हमारी बचत भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जैसे हमारी इनकम कम होती है हमारी बचत भी क्या हो जाती है, कम। तो अब इसको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डायग्राम ले लेते हैं। तो डायग्राम में क्या शो करेंगे, एक तो हम शो करेंगे इनकम को और एक हम शो करेंगे बचत को। तो हमने ओ अक्ष पर तो हमने इनकम को शो कर रखा है और ओ वाई पर हमने शो कर दिया है बचत को। तो देखो बचत हमारे माइनस में दे रखी है, इसलिए हमने माइनस में माइनस के 50 माइनस का 100 लिखा है, और हमारी इनकम प्लस में भी है तो हमने ऊपर 50, 100, 150, 200 हमने प्लस में भी शो कर रखा है। तो अब ये देखो जब इनकम हमारी शून्य है तो बचत क्या हो रही है, माइनस के 100। इनकम 0 है तो बचत कहाँ दिखाएंगे, माइनस के 100 दिखाएंगे। इनकम 100 रुपये है तो बचत माइनस के 50 है।
इनकम 100 रुपये है तो बचत हो रखी है माइनस के 50। इनकम 200 रुपये है और हमारी बचत क्या है, 0। इनकम 200 रुपये, बचत दे रखा हमारे पास 0। जब इनकम 300 रुपये हो जाती है तो बचत कितनी हो रही है, 50 रुपये। इनकम 300 रुपये, बचत हो रही है हमारे पास 50 रुपये। इनकम है 400 और बचत दे रखी है 100, तो इनकम 400 रुपये, बचत कितनी हो जाएगी हमारे पास, 100 रुपये हो जाएगी। और जब इनकम 500 है, बचत दे रखी है हमारे पास 150। अब हम क्या करते हैं, इन डॉट को एक दूसरे से मिला देते हैं। इन डॉट को एक दूसरे से मिला देते हैं तो ये जो वक्र बनेगा, ये हमारा वक्र बनेगा बचत वक्र, यानी कि बचत वक्र, जिसे हम एस के रूप में शो करेंगे क्योंकि एस फॉर सेविंग हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब बचत माइनस में होती है तो ये जो हमारा बचत वक्र ऋणात्मक होता है। जब हमारी बचत 0 होती है तो ये हमारे अक्ष रेखा को प्रतिच्छेद करेगा। जब हमारे रियल में बचत धनात्मक होती है तो हमारे ये वक्र भी कहाँ जाएगा, धनात्मक जाएगा। तो ये हमारा बचत वक्र हो जाता है, ये इसके तालिका हो जाती है और इसको ये हमारा अच्छे से हमने परिभाषा को लिखा है। अगर एग्जाम के अंदर आए तो आपको बड़े क्वेश्चन आए तो इतना पहले परिभाषा रूप में लिखना है, तालिका बनानी है और डायग्राम बनाना है। तो आई होप गाइज आपको आज वाला वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स व मैक्रो इकोनॉमिक्स की फुल वीडियो चाहते हो तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मैं 12th क्लास की माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।